मैं डॉक्टर गुलाब चंद मीणा, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, एसआरपी गवर्नमेंट पीजी कॉलेज बांदीकुई। कल हम बात कर रहे थे मार्क्स का अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांतों की बात कर रहे थे। आज हम बात करेंगे मार्क्स की जो राज्य और शासन संबंधी जो विचारधारा थी, आइडियोलॉजी थी, उसके ऊपर बात करें। राज्य और शासन के संबंध में कार्ल मार्क्स के द्वारा अपनी विचारधारा का विस्तार से प्रतिपादन किया गया। उसकी विचारधारा का अध्ययन निम्न क्रमों में किया जा सकता है। राज्य की उत्पत्ति का कारण वर्ग विभेद। कार्ल मार्क्स की विचारधारा सामान्य मत के शर्तों विपरीत थी और प्लेटो और अरस्तु अन्य विचारकों का मत है कि राज्य एक ऐसी स्वाभाविक और नैतिक संस्था है जो मानव जीवन के साथ जुड़ी हुई है। लेकिन मार्क्स राज्य को एक वर्गीय संस्था मानता है और आदिम साम्यवादी अवस्था में समाज के सदस्यों के बीच हितों का कोई संघर्ष नहीं था। संपूर्ण समाज मिलकर अपने मामलों का प्रबंध स्वयं कर लेता और राज्य का कोई अस्तित्व नहीं था। लेकिन दास प्रथा के युग में स्थिति बदल गई। इस युग में स्वामियों के हाथ में भूमि, संपत्ति, उत्पादन के समस्त साधन थे और वह दासों का शोषण करते थे। स्वामी वर्ग के सदस्यों की संख्या बहुत कम थी और बहुसंख्यक समाज के विरुद्ध अपनी स्थिति बनाए रखने के लिए उन्हें शक्ति का आश्रय लेना पड़ा। इनके द्वारा सेना, पुलिस, न्यायालय, कारागार आदि की व्यवस्था की गई। दूसरी बात थी राज्य और शासन शोषण के यंत्र है। राजकोदय वर्ग विभेद के कारण हुआ और राज्य संस्था सदैव शोषक वर्ग के सहायक के रूप में कार्य करती रही। सामंती युग में राज्य की शक्ति और साधनों पर सामंतों का अधिकार होता था और उसके द्वारा वो बहुसंख्यक किसान जनता का शोषण और उत्पीड़न करते थे। पूंजीवादी युग में राज्य संस्था पर पूंजीपति वर्ग का आधिपत्य था और पूंजीपति वर्ग राज्य संस्था की सहायता से श्रमिक वर्ग का शोषण करता था। मार्क्स के अनुसार ये बात प्राचीन काल के निरंकुश राज्यों की समान ही वर्तमान में तथाकथित लोकतंत्र राज्यों के संबंध में ही भी सत्य है। इन राज्यों में लोकतंत्र केवल दिखावे की वस्तु होती थी और राज्य की वास्तविक शक्ति पूंजीपति वर्ग अथवा उसके समर्थकों के हाथ में होती थी। यदि राज्य की प्रतिनिधि संस्थाओं में कभी जनता के वास्तविक प्रतिनिधियों का बहुमत हो जाए और वह संस्थाएं पूंजीपति वर्ग के हितों के विरुद्ध कार्य करने लगे तो पूंजीपति वर्ग इन संस्थाओं को बलपूर्वक नष्ट कर देता है और इन लोकतंत्र राज्यों में भी कानूनों का निर्माण पूंजीपतियों के संपत्ति संबंधी अन्य हितों की रक्षा करने की दृष्टि से किया जाता है। इस प्रकार मार्क्स और एंजल्स के अनुसार राज्य एक पक्षपात रहित संस्था नहीं है, वह एक ऐसी वर्गीय संस्था है जिसका उद्देश्य पोशाक वर्ग के शोषक वर्ग के हितों की रक्षा करना और शोषित वर्ग के अधिकाधिक शोषण की ओर प्रवृत्त करना है। स्वयं कार्ल मार्क्स के शब्दों में राज्य केवल एक ऐसा यंत्र है जिसकी सहायता से एक वर्ग दूसरे वर्ग का शोषण करता है। और एंजल्स ने कहा कि राज्य अपनी सभी रूपों में एकमात्र शासक वर्ग की संस्था रही और प्रत्येक अवस्था में से दलित या शोषित वर्ग को दबाए रखने का ही कार्य किया। तीसरी बात थी अंतरिम काल में सर्वहारा वर्ग का अधिनायक तंत्र। मार्क्स राज्य को आवश्यक कहकर उसके विलीनीकरण में तो विश्वास व्यक्त करता है, एवं उसके साथ वह मानता है कि साम्यवादी क्रांति के प्रथम चरण में भी राज्य का अंत संभव और वांछनीय नहीं है। पूंजीवाद के अंत के बाद भी राज्य कुछ समय तक अस्तित्व में रहेगा और इस काल में सर्वहारा वर्ग का अधिनायकवाद स्थापित होगा। राज्य की शक्ति का प्रयोग सर्वहारा वर्ग के द्वारा पूंजीपतियों के प्रतिरोध को कुचलने, पूंजीवाद के अवशेषों को समाप्त करने के लिए किया जाएगा। मार्क्स ने साम्यवादी घोषणा पत्र में कहा कि अंतरिम काल में सर्वहारा वर्ग की अधिनायकवादी सरकार द्वारा व्यक्तिगत संपत्ति का उन्मूलन, प्रत्यक्ष अधिकारों की समाप्ति, यातायात संवाद वाहन के साधनों का राष्ट्रीयकरण, बच्चों की अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा, उत्पादनों का राष्ट्रीयकरण और पूंजीपतियों की जमा पूंजी को समाप्त करने के कठोर कदम उठाए जाने चाहिए। मार्क्स सर्वहारा वर्ग के अधिनायक तंत्र को ही वास्तविक लोकतंत्र मानता है और मार्क्स के शब्दों में अब तक की सभी राज्य व्यवस्थाएं अल्पसंख्यकों की
अल्पसंख्यकों के हितों के लिए विद्वान रही है। चौथी बात थी राज्यहीन व वर्गहीन समाज की स्थापना का आदर्श। साम्यवादी राज्य का अस्तित्व वर्ग संघर्ष के कारण मानते हैं। उनके अनुसार राज्य एक स्थायी संस्था नहीं है। उसका विचार एक सर्वहारा वर्ग के अधिनायकवाद के बाद जब विरोधी वर्गों का अंत हो जाएगा तो राज्य की सत्ता का भी अंत हो जाएगा और राज्य विहीन और वर्ग विहीन समाज की स्थापना के बाद से वास्तविक साम्यवादी समाज का आरंभ होगा। और स्वयं मार्क्स के शब्दों में पुराने बुजुर्ग समाज और उनके वर्ग विरोधियों के स्थान पर हम एक ऐसे समाज की स्थापना करेंगे जिससे प्रत्येक का स्वतंत्र विकास सभी के स्वतंत्र विकास की आवश्यक शर्त होगी। राज्यहीन वर्गहीन समाज आदर्श समाज में धर्म, जाति, रंग और धन के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा और प्रत्येक की अधिकतम न्याय प्राप्त हो सके। ऐसे समाज में प्रत्येक व्यक्ति को कुछ निश्चित समय के लिए आवश्यक रूप से परिश्रम करना पड़ेगा और उत्पादन सामाजिक आवश्यकताओं के अधीन होगा। प्रत्येक व्यक्ति को उनकी आवश्यकताओं और योग्यता के अनुरूप वस्तुएं पारिश्रमिक प्राप्त होगा और जो व्यक्ति काम करने योग्य नहीं होंगे उनके लिए सामाजिक बीमे की व्यवस्था होगी। पहला है राज्य एक वर्गीय संगठन नहीं वरन एक नैतिक संगठन। मार्क्सवाद के अनुसार राज्य एक ऐसा वर्गीय संगठन है जिसका प्रयोग पूंजीपति वर्ग श्रमिक वर्ग का शोषण करने के लिए करता है। मार्क्सवाद के आलोचकों के अनुसार राज्य एक वर्गीय संगठन न होकर एक नैतिक संगठन है जिसका उद्देश्य एक मानवीय व्यक्तित्व का विकास है। राज्य का आधार शक्ति नहीं है वरन इच्छा है। ये संभव कुछ राज्यों में विशेष वर्गों के हितों को प्रधान रूप में सुरक्षित रखा गया हो। सभी राज्य सदैव साधारण जनता के हितों की उपेक्षा करते हुए विशेष वर्गों के हितों को पोषण करते हैं। दूसरी आलोचना की वर्तमान राज्य सर्वहारा वर्ग का शत्रु न होकर मित्र है। मार्क्स के द्वारा राज्य को सर्वहारा वर्ग का शत्रु बनाया गया, किंतु बाद का इतिहास इस धारणा की पुष्टि करता है कि उनके मतानुसार पूंजीवादी देशों में पूंजीपति अपने प्रभावों का उपयोग करते हुए श्रमिक वर्ग या सामान्य जनता के हित में कानून नहीं बनने देने देते, किंतु पिछले 50 वर्षों में विश्व के सभी राज्यों द्वारा कल्याणकारी राज्य का विचार स्वीकार कर लिया गया। तीसरी जो बात थी राज्य अस्थायी नहीं वरन स्थायी। मार्क्सवाद में राज्य को एक अस्थायी संस्था मानकर निश्चित रूप से उसके विलीनीकरण की धारणा व्यक्त की। राज्य मानवीय स्वभाव की मूल स्थायी प्रवृत्तियों पर आधारित होने के कारण एक शाश्वत संस्था है और उसके विनाश की कोई संभावना नहीं। साम्यवादियों ने सोवियत रूस में 1917 में सत्ता प्राप्त की और कुछ समय बाद उन्होंने तथाकथित बुजुर्ग वर्ग को भी समाप्त कर दिया। साम्यवादी व्यवस्था में राज्य समाप्त होने के बजाय अधिक शक्तिशाली होता जा रहा है और एक सर्वमान्य सत्य है कि सत्ता में कुछ ऐसा आकर्षण होता है कि एक बार प्राप्त कर लेने के बाद उसका त्याग अत्यधिक कठिन होता है। और चौथी बात थी राज्य के विलीनीकरण की धारणा कपोल कल्पित। यद्यपि मार्क्स के द्वारा सेंट साइमन, फोरियर, प्रूदो जैसे विचारकों के सिद्धांत को काल्पनिक कहकर के उपहास किया गया, किंतु स्वयं उनकी राज्यहीन और वर्गहीन समाज की धारणा कम काल्पनिक और उपहास योग्य नहीं थी। मार्क्स ने कहीं भी ये बताने का प्रयत्न नहीं किया कि वर्गहीन समाज के इस प्रकार विकास क्रम का स्वाभाविक और आवश्यक परिणाम है। चाहे कैसा भी वर्गहीन समाज हो उसे राज्य की शक्ति के बिना स्थिर नहीं रखा जा सकता। मार्क्स का कल्पनावाद तो फोरियर, ओवन और कल्पनावादियों से भी दोषपूर्ण है, क्योंकि मार्क्स के द्वारा निरूपित वर्गहीन समाज की स्थापना में न तो मानवीय प्रयत्नों का योग स्वीकार किया गया है और न ही न्याय और नैतिकता के आधार पर कोई अपील की गई। प्रजातंत्र, धर्म और राष्ट्रवाद के संबंध में धारणा। मार्क्स प्रजातंत्र, धर्म और राष्ट्रवाद तीनों की आलोचना करते अस्वीकार करता और ये प्रजातांत्रिक संस्थाओं को धनिकों की संस्थाएं कहकर उसका उपहास करता। उनका विचार है कि प्रजातंत्रात्मक प्रणाली में श्रमिक के हितों की रक्षा कदापि नहीं हो सकती, अतः प्रजातंत्रात्मक संस्थाओं को नष्ट कर देना चाहिए और मार्क्स प्रजातंत्र को किसी भी महत्वपूर्ण परिवर्तन के लिए नितांत प्रभावहीन मानता है। इस कारण उनके द्वारा अंतरिम काल में भी प्रजातंत्र के स्थान पर श्रमिकों के अधिनायक तंत्र की स्थापना का भी प्रस्ताव किया गया। मार्क्स ने धर्म को जनता के शोषण का एक साधन माना। उनका विचार था कि वर्तमान समय की शोचनीय दशा के लिए बहुत कुछ सीमा तक धर्म ही उत्तरदायी है। इतिहास में एक नहीं कितने ही लुई और जार पैदा हुए, किंतु जनता ने अपने धार्मिक अंधविश्वास के कारण उसके अन्याय
और शोषण के विरुद्ध कोई आवाज़ नहीं उठाई। मार्क्स धर्म के भाग्यवादी दर्शन को बहुत अधिक शरारतपूर्ण मानता है, इतिहास और सभ्यता के नैसर्गिक विकास को रोकना। मार्क्स धर्म को जनता का अफीम की संज्ञा देता है, जिसे खाकर जनता विकास के मार्ग पर आगे बढ़ने के बजाय पतन के गर्त में पड़ी ऊँघती रहती है। मार्क्स राष्ट्रवाद को भी स्वीकार करता है और उसका विचार है कि मजदूरों का कोई देश नहीं होता। यही कारण है कि उसने विश्व के श्रमिकों एक हो जाओ का नारा दिया। उनका विश्वास था कि जब व्यक्ति द्वारा व्यक्ति का शोषण समाप्त हो जाएगा तो एक राष्ट्र द्वारा दूसरे राष्ट्र के शोषण का भी अंत हो जाएगा। वर्ग संघर्ष और वर्ग शत्रुता के कम होने पर राष्ट्रों की पारस्परिक शत्रुता का भी कोई कारण नहीं होगा और युद्ध सदैव के लिए समाप्त हो जाएंगे और स्थायी शांति की स्थापना होगी। इसकी प्रमुख आलोचना भी हुई। पहली थी प्रजातंत्र के संबंध में धारणा त्रुटिपूर्ण है। प्रजातंत्र संबंध मार्क्सवादी विचारधारा त्रुटिपूर्ण है, उसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। और प्रजातंत्र के अपने को दोष हो सकते हैं, लेकिन मानवीय इतिहास में अब तक स्थापित शासन व्यवस्थाओं की तुलना में प्रजातंत्र निस्संदेह एक श्रेष्ठ शासन व्यवस्था है। अधिनियमवाद के आधार पर कुछ क्षणिक लाभ भले ही प्राप्त किए जा सके, लेकिन लाभ स्थायी होंगे इस बात की संभावना बहुत कम है। दूसरी थी आलोचना, धर्म की आलोचना अनुचित है। धर्म को भाग्यवाद का ही रूप समझकर मार्क्स के द्वारा भीषण गलती की गई और वास्तविक धर्म तो भाग्यवाद के स्थान पर कर्मवाद का पाठ पढ़ा था। और मार्क्सवादी दर्शन में धर्म और नैतिकता का जो उपहास उड़ाया गया है, उसे मार्क्स के दर्शन से प्रभावित व्यक्तियों पर अस्वस्थ प्रभाव पड़ना नितांत स्वाभाविक है। वस्तुतः मनुष्य एक भौतिक प्राणी होने के साथ साथ नैतिक और आध्यात्मिक प्राणी है और धर्म इस चिंतन को मानवीय आत्मा का भोजन कहा जाता है। तीसरी बात है राष्ट्रवाद वर्तमान जीवन की महानतम शक्ति। अंतर्राष्ट्रीयता की धारणा आगे आने वाले समय के लिए चाहे कितनी भी स्वाभाविक और वांछनीय क्यों न हो, इनकार नहीं किया जा सकता कि वर्तमान जीवन की वो महानतम शक्ति राष्ट्रवाद है। और वर्गीयता से राष्ट्रीयता की भावना प्रबल होती है। प्रमाणिक राष्ट्रीय संकट के अवसर पर एक राष्ट्र के मजदूर और पूंजीपति एक साथ मिलकर दूसरे राष्ट्र के मजदूर पूंजीपतियों का विरोध करते हैं और ऐसी स्थिति में इसके श्रमिकों एक हो जाओ, इस आह्वान का कोई औचित्य नहीं है। मार्क्सवाद के द्वारा धर्म की जो आलोचना की गई, एक विशेष बात कही जा सकती है कि मार्क्सवाद की विडंबना है कि एक और तो वह धर्म की निर्दयतापूर्वक प्रहार करता है, स्वयं मानव जाति का एक धर्म बनने की भरसक चेष्टा करता। आज के प्रसिद्ध समाजवादी विचारक डगलस जे ने अपनी पुस्तक सोशलिज्म इन द न्यू सोसाइटी 1970 में मार्क्सवाद की ऐसी ही कुछ विसंगतियों को संकेत दिया था। हेलोवेल भी एक स्थान पर लिखते हैं कि मार्क्सवाद सिद्धांत तय धर्म को अस्वीकार करता है, पर व्यवहार तय तो जो तीव्र भावना मार्क्सवाद के पीछे काम करती है उसकी प्रकृति धार्मिक है। एक अन्य स्थान पर वो लिखते हैं कि मार्क्सवाद ने तो दर्शन और आर्थिक सिद्धांत ने आर्थिक कार्यक्रम डॉक्टर आशीर्वाद ने व्यंग करते लिखा कि मार्क्सवाद के आगे सिद्धांत है और अपना पुरोहित वर्ग, अपने कर्मकांड, अपने पाप मोचक अनुष्ठान। मार्क्स ने अपने इतिहास की आर्थिक व्याख्या के आधार पर सिद्ध करने का प्रयत्न किया कि पूंजीवाद का अंत और साम्यवाद का आगमन निश्चित है। उसका विश्वास है कि इतिहास की शक्तियाँ साम्यवाद के पक्ष में और पूंजीवादी समाज जैसे ही परिपक्व अवस्था को प्राप्त होगा वैसे उसका पतन अनिवार्य हो जाएगा। किंतु मार्क्स नीतिवादी नहीं। उसका कथन है कि उसके आधार पर साम्यवाद का प्रतीक्षा में चुपचाप नहीं बैठ जाना चाहिए, सक्रिय प्रयत्न किया जाना चाहिए। मार्क्स के अनुसार वर्ग संघर्ष से सामाजिक परिवर्तनों की पूंजी और पूंजीवादी व्यवस्था में पूंजीपतियों द्वारा जो निरंतर शोषित रहने से श्रमिक वर्ग में क्रांतिकारी भावना आ जाती है, पूंजीवाद का अंत कर साम्यवाद की स्थापना करने की ऐतिहासिक जिम्मेदारी इसी वर्ग पर है और वहीं समाजवादी क्रांति का नेतृत्व करेगा। परिवर्तन की पद्धति के संबंध मार्क्स का विश्वास है कि पूंजीवाद का अंत और साम्यवाद की स्थापना शांतिपूर्ण तरीकों से नहीं की जा सकती। पूंजीपति वर्ग की भी कभी अपनी इच्छा से संपत्ति और उत्पादन के साधनों पर स्वामित्व छोड़ना नहीं चाहेगा। समाप्त करने के लिए बल और शक्ति का प्रयोग करना होगा। साम्यवादी घोषणा पत्र मार्क्स और एंजिल्स लिखते हैं कि साम्यवादियों को अपने विचार उद्देश्यों को छिपाने से घृणा है। वो खुले तौर पर घोषणा करते हैं उनके लक्ष्य की प्राप्ति और वर्तमान सामाजिक व्यवस्था का बलपूर्वक उन्मूलन करके ही की जा सकती है। यदि शासक वर्ग
साम्यवादी क्रांति से कांपता है तो उसे कांपने दो। श्रमिकों के पास अपनी बेड़ियों के अतिरिक्त खोने के लिए और कुछ नहीं है और जीतने के लिए सारा विश्व पड़ा है। मार्क्स और एंजेल्स का कथन है कि क्रांति के लिए श्रमिक वर्ग को एक लंबी तैयारी करनी होगी और शर्तों उसके द्वारा अपने आप को एक वर्ग के रूप में संगठित किया जाना चाहिए। इस दृष्टि से श्रमिक संघों के निर्माण में सक्रिय योग दिया गया। 1848 का प्रसिद्ध साम्यवादी जो घोषणा पत्र था, कम्युनिस्ट लीग था नाम की पार्टी की घोषणा का पत्र था और 1864 में उसके प्रयत्नों से ही अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संघ की स्थापना हुई, जो प्रथम अंतर्राष्ट्रीयता के नाम से प्रसिद्ध है। और श्रमिक वर्ग द्वारा वर्ग चेतना जागृत कर विशाल संगठनों की स्थापना कर राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संघर्ष चलाया जाना चाहिए। वेतन वृद्धि, काम के घंटों में कमी, काम की परिस्थितियों में सुधार के लिए आंदोलन किया जाना चाहिए। श्रमिक वर्ग को कुछ सुविधाएं तो प्राप्त होगी, किंतु इन आंदोलनों का महत्व सुविधाएं प्राप्त करने की दृष्टि से नहीं, वह इस दृष्टि से कि इन आंदोलनों के द्वारा श्रमिक वर्ग को पूंजीवादी व्यवस्था के विरुद्ध अंतिम संघर्ष के लिए तैयार करने का कार्य किया। श्रमिक क्रांति की सफलता के लिए मार्क्स का निर्देश है कि प्रत्येक देश में श्रमिक के द्वारा समाज के अन्य सभी वर्गों को संघर्ष में अपने साथ लेकर चलने का प्रयत्न किया जाना चाहिए। मार्क्स के विचार उसकी व्यवहारिकता का ही परिचय देता है। मार्क्स की कुछ रचना में संकेत मिलता है कि वह हर अवस्था में क्रांति और बल प्रयोग को आवश्यक नहीं मानता। जीवन में ये सोचने लगा कि शक्ति प्रयोग के बिना भी पूंजीवादी व्यवस्था को समाप्त किया जा सकता है। 1872 में हेग के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में मार्क्स ने कहा था, हम इस बात को स्वीकार करते हैं कि विभिन्न देशों की संस्थाओं, आचार विचार, रुचियों को भी ध्यान में रखना चाहिए और इस बात से इनकार नहीं करते कि इंग्लैंड और अमेरिका की तरह ऐसे देश हैं। यदि मैं आपकी व्यवस्था को अच्छी तरह समझता हूँ तो मैं हॉलैंड को भी इसमें सम्मिलित कर लेता, जहाँ के श्रमिक शांतिपूर्ण तरीकों से अपने उद्देश्यों की प्राप्ति कर सकते हैं, किंतु सब देशों में ऐसा नहीं हो सकता। इस प्रकार कुछ देशों में उसकी शांतिपूर्ण तरीके से पूंजीवाद के अंत की आशा की गई, किंतु ये बात अपवाद स्वरूप है और सामान्यतः उसका विचार यही है कि पूंजीवाद के विनाश हेतु बल प्रयोग और क्रांति जरूरी है। मार्क्स के शब्दों में बल एक नवीन समाज को जन्म देने वाली प्रत्येक पुराने समाज की दाई भी है। धन्यवाद।